मैं भंते विमल कीर्ति सूर्योदय बौद्ध नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट बुद्ध विहार तथागत नगर ग्राम पोस्ट कांसर थाना नवानगर जिला बक्सर का मैं रहने वाला हूँ बिहार प्रांत का। आज मैं बोध गया में मैं मौजूद हूँ। तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया के गौतम नगर में अशोका बुद्ध विहार में आज हम मौजूद हैं। यहाँ पर अशोका बुद्ध विहार और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे भदांत सिलवन जी। आज उनसे हम बात करेंगे। बात 3 ही विषय रहेगा। भारत पुनः बौद्धमय कैसे बने और महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के ताबे में कैसे आए और बोध गया महाबोधि महाविहार बोध गया जो ज्ञान स्थली है वो अभी किसके कब्जा में है भंते जी बताएंगे। वो बौद्धों को देख रेख में होना चाहिए। और तीसरा बहुजनों का 2024 में केंद्र में SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज का सरकार कैसे बने इस पर आज भंते जी से हम चर्चा करने वाले हैं। भंते जी आपका स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय समाज। धन्यवाद, साधुवाद। आप भंते जी बताइए, हम बिहार के जहाँ से धर्म पूरे विश्व में फैला तथागत बुद्ध से लेके सम्राट अशोक महेंद्र संघमित्रा और बाबा साहब ने भी भारत में पुनः बौद्धमय बनाने का जो अभियान चला है बहुत तो दिखाई दे रहे हैं, मगर पुनः भारत बौद्धमय कैसे होगा इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है और मैं यह चाह रहा हूँ कि आपका जो विचारधारा है सर्वोपरि है। काहे कि पहला तो आपका है कि भारत बौद्धमय कैसे बनेगा जी। तो क्वेश्चन के आधार पर हमको कुछ जवाब समाज में देना है जी। तो भारत बौद्धमय बनने के लिए हमारा भगवान बुद्ध ने बताया कि 4 पिलर को होना बहुत जरूरी है। भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ, उपासका संघ। अगर इसमें से एक भी पिलर अगर डैमेज कहीं से करता है तो आप पूर्ण रूप से जितना चाह रहे हैं कि भारत में बौद्धमय हो और भारत का विकास हो बौद्धमय तरीका से, कहीं न कहीं फेल हो जाएगा। हाँ, कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाएगा जी। इसलिए चारों पिलर को होना अति अनिवार्य है। तो आज मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि हम करीब 20-25 वर्ष से मैं देख रहा हूँ कि पहले के जनसंख्या के आधार पर मेरा भारत में बौद्धों की संख्या अपार हो गई है। बौद्ध भिक्षुकों का भी संख्या अपार हो गई। जितना नहीं होना चाहिए था उतना हो गया है, उससे ज़्यादा हो गया। हाँ, ज़्यादा हो गया जी। तो एक खुशी की बात है। लेकिन उनका नाम जो है भले हम लोग लेते हैं कि फलना भंते, लेकिन उनका सर्टिफिकेट से फलना भंते नहीं है, पहल के नाम है। इसलिए अभी वो हिंदुओं गिनाते हैं सरकार के रिकॉर्ड में ना। हाँ, सरकार के रिकॉर्ड में, लेकिन समाज के रिकॉर्ड में नहीं है। समाज के रिकॉर्ड में उपासक हैं, भिक्षु हैं, भिक्षुणी हैं, उपासका हैं, बौद्धिस्ट है कहने का मतलब। लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में वो प्योर हिंदू है। व्यवहार में बौद्धिस्ट है, लिखित में हिंदू है। तो अब देखा जाए कि हमारी जनसंख्या कैसे ज़्यादा है और कैसे कम दिखाया जाता है, क्या उस पर हम चर्चा करें? जी करिए, कम समय में करिए। हाँ, तो देखा जाए भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत था त्रिशरण और पंचशील, जो पूरे ब्रह्मांड में गया, पूरे पृथ्वी लोक पर ही गया और यहीं से गया है बोध गया से। और उसका जो गया लोगों पर, हर देशों पर, वह कर्जा चुकाने के लिए वो हम लोग के पास आते हैं और उनका दिल इतना श्रद्धा से गदगद होता है कि मैं जहाँ से ज्ञान पाया हूँ वो हमारा स्थान, माता पिता का स्थान है, अपना भाई बंधु का स्थान है, अपना परिवार का स्थान है। वो देखने आते हैं। कुशीनगर, लुम्बिनी, राजगीर, बोधगया, सारनाथ, संकीसा, ऐसे बहुत कुछ स्थान है। लेकिन मुख्य रूप से
या 4-5 स्थान का नाम है जो उन लोग को दिल में, विदेशी लोगों को दिल में श्रद्धा है कि यहाँ भगवान बुद्ध का प्रवचन बहुत गहरा ढंग से हुआ और यहाँ से घूम घूम के सब लोग प्रचार किए, इसलिए पूरे भारत में बौद्धमय बना था उस दिन। और बहुत उनकी मरने के 2-3 पीढ़ी तक, माने शताब्दी तक यह बौद्धमय मौखिक रूप से, पूर्ण रूप से चलता रहा। जब लोग कुछ भुलाना शुरू किए तो फिर लिखित रूप में भी हुआ, जो थेरावादी परंपरा और महायान परंपरा से जाना जाता है, और नहीं तो बिल्कुल थेरावादी ही परंपरा था। तो इस तरह से हम लोग बौद्धमय पूरे माने भारत को हुआ था। अशोक सम्राट तो यहाँ तक कर दिए, अपना बेटा और बेटी को, संघमित्रा को और महेंद्र को विदेश में भेज करके, और विदेश में अपना दूत भी भेज करके भारत का जितना चारों पट्टी विदेश था वो सब हम लोगों के क्षेत्र में हो गया, अधिपत्य में हो गया, बुद्धमय हो गया। और कोई ज़्यादा नहीं, खून खराबा सा नहीं, सुख शांति से विचार, भगवान बुद्ध के विचारधारा से, धम्म से गया। और उसी के प्रमाण है कि आज वह धम्म विदेश में चमक रहा है, और उस चमकने के दौर पर यहाँ लोग देखने आते हैं जी। तो यहाँ देखते हैं तो खैर वो तो बड़ा खुश होते हैं भीतर से भी कि चलो मेरा जन्म स्थान यहीं का है बुद्ध का, और यहीं से ज्ञान मिला, यहीं से हम लोग ही गया, इसलिए। लेकिन फिर भी कुछ आते हैं तो मासूम ऐसा होते हैं कि उनसे हमको भाषा में अंतर पड़ता है, बोली में, इसलिए हम यहाँ का वातावरण उनको समझा नहीं पाते हैं, बुद्ध का विचारधारा भी नहीं दे पाते हैं। इसलिए अगर हम विदेश को समझाना चाहें तो अभी जो वर्तमान में देख रहे हैं, थोड़ा हमारा महाबोधि महाविहार जो टेम्पल है वो कमेटी से चलता है, तो कमेटी के लोग के चाहिए कि हर देश का भाषा का पढ़ाई बोध गया में कोचिंग कर करके बीटीएमसी के माध्यम से चलाना चाहिए। जो बौद्ध भिक्षु पढ़ना चाहते हैं, नवयुवक या कोई भी वृद्ध भी, तो उनको बताने की कोशिश वहाँ से करना चाहिए। और ये चीज़ उनको बहुत आसान से मिलेगा। ये नहीं है कि विदेश से टीचर ला के उनको पढ़ाना है, नहीं, विदेश के लोग टीचर बन के हमको ही आए हुए हैं, वो उन बौद्ध भिक्षु यहाँ रहते हैं, उनको व्यवस्था देने की जरूरत है, अब अपना बुद्ध विहार बना के रह रहे हैं। खाली उनको निमंत्रण देने की जरूरी है कि आप जब आए हैं तो आप अपना देश का भाषा हमारे देश के लोग को सिखाइए, और एक भाईचारा बना के, करुणा मैत्री बना के अगर उनसे सलाह लेगा ना बीटीसी के लोग तो खुद तैयार हो जाएंगे। भांते जी महाबोधि महाविहार बीटीएमसी के लोग बौद्धों के कब्जा में नहीं है ना, वो कमेटी जो है उसमें बौद्धों का अधिकार 4 ही हैं और 5 तो हिंदुओं का अधिकार है, तो ये लोग कैसे चाहेंगे? देखिए भाई, उसके लिए मुक्त करने के लिए क्या विचार है आपका? हाँ, अभी तो सवाल उठता है कि जो कमेटी है, 4 बौद्ध हैं, 4 हिंदू हैं, 5 हिंदू हैं, मिला जुला के 9 के संख्या से चल रहा है। तो हमको अभी वहाँ नहीं जाना है कि बौद्ध हैं कि हिंदू हैं, लेकिन एक कमेटी है। तो हम अगर विकास के माध्यम से जो चलाना चाहते हैं तो इस कमेटी का फर्ज बनता है कि यहाँ हर देश का भाषा का पढ़ाई कैसे कमेटी करेगी, समझ ना। अभी इस रूप में तो वो नहीं ना चाहता है भारत बौद्धमय बने, तो कैसे वो नहीं ना चाहेगा बौद्ध भिक्षु ज्ञानी पैदा हो, कैसे चाहेगा? तो भाई जो 4 लोग हैं वो भी मतलब अच्छा। जो 4 लोग हैं, जो 4 बौद्ध है वो भी हिंदुवादी मानसिकता का है, तो नाम के लिए बौद्ध है, ये भी तो बात है। अच्छा खैर, ये तो आप कह रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि 4 जो बौद्ध हैं उसमें भिक्षुक हैं भी 2-3, लेकिन सिर्फ एक ही भिक्षुक का नाम है, समझ रहे हैं ना जी। भिक्षु प्रभारी तो कोई एक ही होंगे, लेकिन 2-4-5 भिक्षु उसमें रह करके काम कर रहे हैं, तो उनका जो भी होगा विचार तो ठीक ही होगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इसमें 5 हिंदू हैं जिनका, और उसमें डीएम उसका अध्यक्ष होता है। तो पहले तो डीएम तक ही ये काम सीमित होता था, जिसलिए 3 वर्ष का चुनाव हो जाता था। अब जो है कि देख रहे हैं कि 15-20 वर्ष से इस चुनाव का प्रक्रिया गड़बड़ा गया है, जो संविधान के माध्यम से बना हुआ था 1949 एक्ट के माध्यम से, कि 3 वर्ष तक के इसका ही प्रक्रिया चलेगा एक नया संगठन का। अब वो 10 वर्ष 15 वर्ष का हो गया। यह बहुत समाज के लिए
ये बीटीएमसी के लिए कलंकित बात है कि जो संविधान पहले लोग पास कर चुके थे 1949 वाला, वो भी पूर्ण रूप से लागू नहीं, उसका भी हस्तक्षेप लोग करते हैं। ये तो बीटीएमसी में जो रह रहा है वो तो नहीं ना चाहेगा, मगर ये बिहार सरकार और भारत सरकार ये इसका निर्णय लेना चाहिए ना, 3 साल पर चुनाव कराना चाहिए। तो अब यहाँ सवाल है कि लोग दरखास्त भी देते हैं, चुनाव जब समय आता है, जब कमेटी भंग हो जाती है तो नए लोग चुनाव के लिए देते हैं, लेकिन ये सरकार जो है ना, अब कुछ हमको विशेष बोलना पड़ रहा है, यह सरकार जो है ना वो चाहती है कि कमेटी, पुरानी कमेटी बहाल होते रहे, जिससे अब उनकी क्या मंशा है, घुसखोरी चलते रहे, ऐसा ना है। अब ये तो जो समझिए, लेकिन हम यही कहेंगे कि उनमें दोष है, सरकार में दोष है, वो देना नहीं चाहते हैं बौद्धों के हाथों में, इसीलिए वो कमेटी, पुरानी कमेटी एडवोट कर सके वो चलाते रहते हैं। यहाँ रोकना चाहेंगे। ये बताइए, मान लीजिए बौद्ध भिक्षु वो चुनाव नहीं करा रहा है बिहार सरकार, तो बौद्ध भिक्षु को भी तो धरना पर कभी बैठ के इसका आंदोलन करना चाहिए, दुख जताना चाहिए। अभी तक तो ऐसा भी देखने को नहीं मिला। हाँ, ये बात आप कह रहे हैं। तो अभी जो बौद्ध भिक्षुक हैं ना, वो बेचारे अपने स्थिति में सही ढंग से नहीं लग रहे हैं, या उनको संगठित नहीं किया गया है। जिस दिन वो संगठित हो जाएंगे ना, तो ये परंपरा, सरकार का भी जो परंपरा है 15 वर्ष वाला, ये तानाशाही ये नहीं चलने देंगे। इसका मतलब अब भी हम लोग भारत को बौद्धमय कराने में मतलब हम लोग सफलता की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो भारत को बौद्धमय बन जाएगा तो लगता है महाबोधि, महाविहार, बीटीएमसी मुक्त हो। नहीं, रुकिए, देखिए, अभी हम लोग सक्षम तो नहीं है महाबोधि को पूर्ण रूप से अपना अधिकार में लेने के लिए, लेकिन अगर सरकार जो निर्णायक होती, हमारा सरकार जो निर्णायक होती, बिहार सरकार और भारत सरकार, तो पहला ही रिकॉर्ड देख करके कानून के तौर पर 3 वर्ष पर चुनाव करती और न्यूट्रल कर देती। धनते का जितने भी जनसंख्या है या उपासक का जनसंख्या है, वोट देना के लिए, जैसे बक्सा में पेटी में वोट पड़ता है ना, वैसे वोट दिला दे 3 वर्ष पर कि हाँ, अब कमेटी को भंग करे सरकार, अब चुनाव करे कि भाई जो जिनके पक्ष में देना चाहिए, जो खड़ा होना चाहते हैं, सो हो जाए, वोट सिस्टम कर दीजिए। 3 वर्ष जो सरकार का जो 1949 एक्ट जो है, उस पर हम लोग सही मान लेंगे। एक तो 50 से एक लागू हुआ है हमारा भारत का संविधान, फिर भी 79 काला कानून है। और काले कानून को भी अगर इन लोग जो समझते हैं कि भाई पहले के बना हुआ है तो हम काहे काटें, तो उसके आधार पर 3 वर्ष का प्रावधान है, 3 वर्ष पर करिए। इसके लिए जन आंदोलन भी होना चाहिए। हाँ, जहाँ आप बोल रहे हैं जन आंदोलन, तो हम कमजोर हैं, इसलिए जन आंदोलन कैसे करेंगे। और सरकार भी जो जनगणना करती है वो मुख्य रूप से बौद्धों के पक्ष में नहीं कर पाती है, इसलिए वो हम लोग को एक तो जनसंख्या कम दिखाता है, जिससे हम लोग भयभीत हो जाते हैं। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आज जो भारतवर्ष का जनसंख्या है, जिसमें 95% बौद्ध है या नहीं है उसको पता नहीं है, लेकिन बुद्ध के मत को मानने वाला है, संविधान के मत को मानने वाला है। तो जो संविधान को मानेगा वो बुद्ध मत को मानेगा, जो बुद्ध मत को मानता है वो संविधान को मानता है। संविधान को मानने वाला कौन सा सरकार अच्छा है? और 2024 में बहुजनों का सरकार SC ST OBC को सरकार कैसे बनेगा? अगर बहुजनों का सरकार बन सकता है तो महाबोधि, महाविहार भी मुक्त हो जाएगा। मास्टर का चाबी जब तक नहीं मिलेगा तो खजाना आपको कैसे मिलेगा? अच्छा, चुनाव की बात आप कर रहे हैं, तो देखिए 2024 में अगर चाहते हैं कि हमारा सरकार बन जाए, तो पहले शोषित समाज दल आज के 50 वर्ष पहले 90% के लड़ाई लड़ती थी और इतना ताकत में थी कि जिसका पारावार नहीं था, लेकिन उससे बिखराव होते हुए बहुत से संगठन बन गए, बाबा साहब के नाम पर बन गए, फूले जी के नाम पर बन गए, परियार के नाम पर बन गए, संत रविदास के नाम पर बन गए, समझ गए, कुछ बुद्ध के नाम पर भी बन गए, लेकिन बन तो गए, लेकिन इस सब में अभी सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांक, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, समझ रहे हैं, ये सब अभी नहीं आ पाया है। समाधि करने बरोबर लोगों में नहीं आ रहा है, और ये हम में नहीं, हमारे छोटे छोटे लोगों में नहीं, हम तो यहाँ का जो भारत देश का या बिहार राज्य का जो प्रतिनिधि हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आपको कुर्सी जनता दी है,
3-5 वर्ष के लिए देती है, तो आप इतना निर्णायक करें कि जो जिसका हिस्सा होता है आप दे दीजिए, मालिक हैं। तो अगर भारत सरकार भी कर सकती है इस बात को और बिहार सरकार भी, समझ रहे हैं ना, लेकिन उन लोग काहे नहीं करना चाहता। बुद्ध को इजारा के रूप में कैसे धैले है, समझ रहे ना। तो बुद्ध को इजारा इसलिए कमेटी बना के देख ले है कि उन लोग सब हिंदू गिनाते हैं अपने आप को, और हिंदू गिना करके कोई प्रधानमंत्री बनते हैं और कोई मुख्यमंत्री बनते हैं। तो सोचते हैं कि हम हिंदू को मिलेले रहेंगे तो हम सत्ता में रहेंगे, बौद्ध का ही कब्जा होल रहे दूसर के हम लोग के हाथ में रहेगा तो अच्छा है, समझ रहे हैं ना। इसलिए वो देना नहीं चाहते हैं। अच्छा भानते जी, निर्णायक नहीं करना चाहते। ठीक है, मान लीजिए बाबा साहब और बुद्ध और सम्राट अशोक के नाम लेने वाले बहुजन समाज के जो संगठन है, राजनीतिक संगठन हो और गैर राजनीतिक संगठन हो, ये लोग आपस में अलग अलग डफली बजा रहे हैं और एक जगह नहीं आ रहे हैं, तो बहुजनों का 2024 में सरकार कैसे बनेगा? हाँ, ये कहना है। तो देखिए, जितना हमारा पार्टी बना ली है छोटा छोटा, इन लोग को तो पहले चाहिए कि बुद्ध का सम्यक जो वचन है और सम्यक दृष्टि जो है, इस पर उन लोग को गौर करना चाहिए नेता लोग को, कि हम यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएंगे इस धरती पर से, खाली आए और खाली जाएंगे। इसलिए इन लोग को सम्यक दृष्टि, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांग के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये सब सही काम जो करे लगेंगे ना, तो जिसका जितना हिस्सा रहेगा इन लोग देंगे। अपने तरीके से जितना बहुजनों का संगठन है ना, उसको लगता है हम सही काम कर रहे हैं, तो अलग अलग राजनीतिक संगठन हो जाएगा तो सरकार कैसे बनेगा? हाँ, तो यही ना लोग अच्छा ही कर रहा है। नहीं, उनका सोच है ना कि हम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, 100 खंड में आप बटे हुए हैं, तो आप एक दूसरे को कॉपरेट तो कीजिए कि हमको वोट नहीं चाहिए, हम दूसरे को मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम दूसरे को प्रधानमंत्री बनाते हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसे अगर सब कोई करके न्यूट्रल पर आ जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं जो सही आदमी है उसको पर निर्णायक वोट चला। तो एक बात और है ना, जितने बहुजनों का संगठन है वो कहता वो मेरे पास आए, वो कहता वो मेरे पास आए, मगर हम नहीं चाहते हम उसके पास जाए, ऐसा कैसे? तो ये सम्यक दृष्टि नहीं न है। नहीं है तो क्या कहता है फिर? आप बाबा साहब के नाम पर आप भंजाना चाहते हैं, या भगवान बुद्ध के नाम पर भी भंजाना चाहते हैं कि हम बौद्धिस्ट हैं, समझ गए। अगर आप बौद्धिस्ट हैं तो जितना क्षेत्र है आपका, उस क्षेत्र में एक दूसरे को कोऑपरेट करके नेता बनाइए पहले, सबसे पहले, कि भाई आपका विचार सही है, शील का पक्का है, आचरण का पक्का है, इसलिए हम आपको चुनना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं ना, हम नहीं, अपने आप को नहीं। भाई तो मिलाने के काम ना कर रहे हैं, सब बहुजन एक दूसरे को ये मतलब दोषारोपण। हाँ, तो ये काहे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं समझ रहे हैं। कोई तो सोचते हैं कि हम 10 बरस से काम किया है समाज में, इतना काम किया है कि हमारा लोग अपने हो गए। कोई कहता है हम 5 बरस से किया, कोई कह रहा है 20 बरस से। बैंक बैलेंस वोट हो गया है। नहीं, वो कामा जो किए हैं ना, तो उनको इस बात का घमंड है कि जितना इतना जनसंख्या हमारा होगा, लेकिन सच्चाई है कि वो उतना उनको जनसंख्या नहीं होगा। इसलिए कि पहले जो खेती होता था ना लाठा से, तो 10 कट्ठा से ज्यादा गेहूं कोई किसान नहीं उपजाते थे, लेकिन जब मोटर सिस्टम हो गया ना, तो बीघा के बीघा उपजाना शुरू किए। तो उसी तरीका से सोच उनका सही है कि हमने काम किया है 10 बरस से 20 बरस से, तो उसके आधार पर वो लड़ जाते हैं। लेकिन जो वहां परजीवी है, जो अपना मोटर ला करके खेती करवाना चाह रहा है हमारे राजनीतिक नेताओं से, वो मोटर ले आया है जिसको आप ईवीएम मशीन कहते हैं, और ईवीएम मशीन से हिसाब से गुना भाग जोड़ घटाव करके अपना वोट को बैलेंस कर लेते हैं। इन लोग अगर देवो करते हैं तो कहीं पेटियो चेंज हो सकता है, कभी कुछ होता है। आप बोलते हैं ईवीएम मशीन गड़बड़ है, ईवीएम मशीन घोटाला करके सरकार बनाता है। तो ईवीएम मशीन घोटाला करके सरकार बनाता है, तो बहुजनों को तो अलग अलग वोट बढ़ जाता है। एक तरफा बहुजन वोट अगर देता तब कहते ईवीएम मतलब घोटाला कर रहा है, तब माना जाता है, मगर अलग अलग वोटे बढ़ जाता है तो ईवीएम घोटाला कैसे कर रहा है? हाँ, ये भी बात आप कह रहे हैं तो मान सकते हैं, हमारा वोट अलग अलग तो बढ़ जाता है, लेकिन जो बांटने वाले हैं ना, जो मशीन जो चलाने वाले हैं, वो सब जानते हैं कि कितना इनका मत है, बहुजनों का कितना शक्ति है। हाँ, कितना शक्ति है। उसके आधार पर अगर हम लोग 100 आदमी हैं तो अब 10 जगह बटे हुए हैं, तो 10 गुण होंगे, तो वो अपना जोड़ते हैं कि हमको 11 वोट आ जाएगा तो हम जीत जाएंगे। तो एक तो फूट डालो और राज भी करते हैं, हमारे आदमी को मैंने वो अपने में बोलवा देते हैं, समझ रहे हैं ना, मैंने रंगा सियार बना देते हैं उसको,
और हम लोग उसको जंगल में फंस करके हम कहते हैं ये आदमी सही है, हमको वोट देंगे, ऐसे भी वोट कटता है। और दूसरा है कुछ सेटिंग है अपना उतना पर, समझ रहे ना, कि 11 वोट उनको आइए जाएगा। ईवीएम के इतना बड़ा सेटिंग है, आपको बता देना चाहता हूँ। सब लोग कितना भी सीट निकालेगा ना तो उसका एक तरफा ही सीट इतना कैलकुलेट करेगा। हाँ। सीट आपका आएगा मगर उतना नहीं सीट मिलेगा ना, सबको मिलाकर आप गठबंधन सरकार करके सरकार बना लेगा। वो भाजपा ही सबसे आगे रहेगा, कितना भी अपना में समझौता कीजिए आपका सीट उतना नहीं होगा। हाँ, ये ईवीएम का सेटिंग है। तो ये भाई और ये सेटिंग है ना, तो हमारा जितने भी 90% के लोग हैं ना, इसका विरोध नहीं कर पाते हैं, चाहे कोई पार्टी के रहे। ईवीएम का विरोध भी नहीं कर रहे तो एक जगह तो आ भी तो नहीं रहे। अगर एक जगह आ जाएंगे तो ईवीएम फेल हो जाएगा। अरे भाई दोनों चीज से होगा। देखिए, एक तो कितनों हम लोग लाठा चलाते थे ना तो 10 कट्ठा गेहूँ उपजाते थे, लेकिन मशीन आ गया था 10 बीघा उपजावेंगे, कितनों कम उपजावेंगे था। तो सवाल वही है कि ईवीएम जब तक रहेगा इन लोग कतई सर भी पटक के मर जाएंगे तो इनकी सरकार नहीं बनेगा, 2-4 गो जीतेंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा बाबा साहब के आगे लेकर राजनीति करने वाले बामसेब के बहुजन मुक्ति पार्टी के वामन विश्राम जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के मायावती है, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी हैं। चंद्रशेखर जी है, उनके बारे में 3 लोग अलग अलग मतलब लड़ रहे हैं। तो इन लोग आपस में मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे? देखिए, इन लोग को तो सीधे सीधे चाहिए कि पहले मान लीजिए कि कोई एक ही आदमी होंगे, उनसे फूटे तो 2 हो गए, उनसे फूटे तो 3 हो गए, तो जितना फूटे 3 हो गए चाहे 10 हो गए, इन लोग 10 तो आ जाओ कहे कि केगो सीट है, अपने में बंटवारा कर ले आराम से। कोई एक आदमी जो ज़्यादा जिसको मत है, जो लोग ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये नेता 1 नंबर है, वो 2 आदमी रखे अपना, लेकिन सबको बांट देना चाहिए ईमानदारी से, जीत जाएंगे लोग। अब वो में ईवीएम हटा के, चूंकि ईवीएम को हम लोग को समझ में नहीं आता है कि वोट कहाँ जा रहा है, ठेपा होना चाहिए। ईवीएम हटाने के लिए बहुजनों के पास शक्ति नहीं है। शक्ति है लेकिन करना नहीं चाहता है, सब मरने के लिए डर रहा है। अब हाँ यही, और नहीं तो बिकाऊ है। फिर आगे माट का पीछे झाड़ू, पीछे ओबीसी के सबसे ज्यादा बहुजनों को दंड बज रहे। ये तो 24 जैसी घंटे बजेगा ना और जीत हो जाएगा। एक बाद इन लोग नेता लोग को पता चलेगा। बाद हम लोग पहले भी इसका इंटरव्यू दिए हैं और उसका इंटरव्यू लोग नहीं मान सके, ईवीएम पर को ज़्यादा खाली हल्का फुल्का करके छोड़ दिए। उसी का प्रमाण है कि 4 राज्य में या 5 राज्य में जो चुनाव हुआ, समझ रहे हैं ना, उसमें 3 गो भाजपा आ गया और 2 गो उन लोग आ गए, और बाकी लेकिन दोनों सहोदर भाई हैं। एक भांते जी हैं, ये निदेशक हैं बुद्ध विहार के, इनसे भंते प्रज्ञा प्रचार जी से पूछते हैं बहुजनों की सरकार कैसे बनेगा। भंते जी, बात ऐसी है कि सबसे पहले मैं आपके चैनल को और पूरे विश्व के लोगों को शांतिमय ढंग से जीवन यापन करने के लिए बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूँ कि आज 9 वर्ष के शुभ अवसर पर सबका कल्याण हो, सब लोग मंगलमय हो। आप जो कह रहे हैं कि बहुजनों का सरकार कैसे बने, इसके संबंध में सबसे पहले ये जो है बुद्ध के मार्ग को अपनाना होगा। जब तक बुद्ध के मार्ग को लोग नहीं अपनाएंगे तब तक मानवता नाम का जो धर्म है वो अलग रहेगा। और मानवता ही एक ऐसा धर्म है जो सबको एक साथ जोड़ कर चलता है। और अन्य जो धर्म वाले हैं वो चाहते हैं कि फूट रहे ताकि बहुजन लोग एक न हो, और जब तक बहुजन एक होंगे नहीं तब तक ये जो है भारत और बहुजन का जो है राज्य नहीं होगा, शासन नहीं होगा। आप लोग भंतू जी के बातों को आप सुन रहे हैं, और आप लोग को एक खास बात बता देते हैं। बहुजनों को सरकार बनाने के लिए बाबा साहब कहते हैं जो लोग अपने पूर्वजों के इतिहास को भूल जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाते हैं, वो अपना इतिहास नहीं बना सकते हैं। फिर बाबा साहब इसी के आगे कहते हैं गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ, गुलामी की बेड़ी को तोड़ देगा। मानव कांसी राम ने गाँव में जाकर जन जागृति किया, कैडर क्लास दिया,
तब जाके बहुजनों का सरकार बना उत्तर प्रदेश में। कहने का मतलब है जितने बाबा साहब के नाम से गौतम बुद्ध सम्राट अशोक अपने को वंशज कहते हैं, सभी बहुजन लोगों से, मिशनरी लोगों से नम्र निवेदन है, आपसी मतभेद को भूलिए और एक जगह आइए। और जितने बहुजन समाज के राज्य में अलग अलग बड़े बड़े जो पार्टियां हैं, जो मजबूती है, जिस तरह आरजेडी है, माले है, कम्युनिस्ट है, बहुत सारा पार्टियां है। सबसे ज़्यादा भले उस पर ब्राह्मणवाद हावी है, मगर सबसे ज़्यादा उसमें अगर वोट देने वाले लोग हैं तो हमारे बहुजन समाज के ही SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। तो जितने बहुजन समाज के अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग संगठन हैं, सबको आपसी मतभेद को भूलकर एक खंभे के नीचे आइए और बहुजनों का सरकार 2024 में बनाइए। अगर बहुजनों का सरकार नहीं बनता है तो हम लोगों को साड़ा गला मांस खाने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। आगे मटका पीछे झाड़ू हमारे आगे लग जाएगा, पीछे बन जाएगा। इसीलिए एहसास कीजिए, गाँव में जन जागृति कीजिए। बाबा साहब कहते हैं सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति अर्थहीन है। सामाजिक क्रांति कीजिए और EVM का विरोध करिए, इसका ज़रूरी है। अगर EVM के विरोध नहीं करते हैं तो आप लोग एक तरफा सरकार बनाने का प्रयास कीजिए। इतना वोटिंग कीजिए, इतना वोटिंग कीजिए तो EVM भी फेल हो जाए। अगर EVM को हटाने की क्षमता है तो करो या मरो, रोड पर कर्फ्यू लागू कर दीजिए, रोड पर बैठ जाइए, धरना करिए, चुनाव मत होने दीजिए। अगर ऐसे करते हैं तो बहुत बड़ा समाज में जन जागृति आ जाएगा। अभी हमारा समाज क्रांति करने के लिए इसलिए आगे नहीं जा रहा है, दो जो रोटी खाने के लिए बेचारा का फुर्सत नहीं है, रोजी नहीं मिल रहा है। देश भी बिक रहा है, ट्रेन भी बिक गया है, लाल किला भी बिक गया, आपका हक अधिकार भी बिक जाएगा, धन धरती राजपाट ये सब छीना जा रहा है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? और एक भंते जी हमारे बीच हैं, वो भी बताएंगे 2 शब्द में यहाँ बहुजनों का राज किस तरह आएगा। सभी जनताओं को सम्मानित करते हुए मुझे कहना यह है कि ठीक बाबा साहब के केवल नाम लेने वाले लोग हैं ज़्यादातर, और हर लोग बाबा साहब का ही नाम लेकर के अलग अलग दल पार्टी बना लिए हैं और अलग थलग चल रहे हैं। और जितने भी पार्टियां बनाए हैं और वाम सेव के लोग ठीक है बना लिए हैं, उससे कोई घबराहट नहीं है। घबराहट इस बात का है कि बाबा साहब के नाम लेकर के और अलग थलग चल रहे हैं, तो उन सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है। उसमें हम सभी भिक्षु लोग भी आपके साथ हैं और एक झंडे तले आना है। जब बाबा साहब का बात लेते हैं तो बाबा साहब के ही हो, ठीक है, लेकिन सभी एकजुट बना लें और बना करके और आगे बढ़ें। और अलग थलग होने से कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए 50 से 90% एकजुट हो जाएं और जुट होकर के जिसके जितने जो बोला गया कि जिसके जितने भागीदारी उतने ही हिस्सेदारी, तो जिनका जितना भागी होगा उतना उतना बांट ले अपने आप में और बांट करके और एक बाबा साहब का ही फाउंडेशन बना करके और साथ आ करके एकजुट लड़ें और हम लोग सब आपके साथ हैं। बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। जितने बहुजन समाज के लोग अगर इस बैनर पर अपना ये नारा लिखते हैं तो समाज को शिक्षित कीजिए, संगठित कीजिए, तब जाके संघर्ष कीजिए। तो हम लोग संगठन करने के लिए आपसी मतभेद को भूलिए और एक खंभे के नीचे आइए। भंते जी जिस तरह जदयू और राजद हैं, लालू जी और नीतीश जी यानी लालू के बेटा तेजस्वी जी, ये लोग बिहार में हैं, किस तरह का आने वाले समय में अगर सरकार बनता है बिहार में, देश में, इनके महागठबंधन की तरह अगर है तो उसमें तो कांग्रेस आ गई है, तो इस पे क्या करा जाएंगे? हाँ देखिए, ये जो हमारा बिहार राज्य है जी, यह मुख्य रूप से बैकवर्डों का, दलितों का यह राज्य है और रहा है 10-15 बरस क्रांतिकारी रहा है बिहार और क्रांतिकारी भी रहा है। और इसमें हमारे ही लोग करीब करीब मुख्यमंत्री भी बनते हैं जी। और अभी भी हैं। और वैसे तो हम कहें कि प्रधानमंत्री भी हमारे ही लोग हैं, राष्ट्रपति भी हमारे ही लोग हैं। भले वो कब्जा में चल जाएं, दूसरे को गुलामी स्वीकार कर लिए हैं। और यही मैं समझ रहा हूँ कि ऊंचा कुर्सी से लेकर नीचा कुर्सी तक भी है, हमारा ही लोग है,
है लेकिन गुलामी स्वीकार कर लिया है, इसलिए उनके पास अपना नॉलेज नहीं है। कहे कि संत रविदास जी कहे थे, याद आ गया, कहे रैदास सुनो भाई संतो, परजीवी का गुण 3, मान हरे सम्मान हरे और हरे मत छीन। परजीवी तो आप लोग समझ गए, जैसे अमरलता होता है, उसका कोई और दूसरा नाम भी होगा, जो पेड़ पर उसका कोई जड़ी नहीं होता, लेकिन खाली वो फेंक दीजिए तो 2-4-5 बरस होते होते पूरा पेड़ पर छा जाएगा और वो पेड़ को सुखा देगा, उसी उसका भोजन होता है। वही परजीवी हमारा है, उसका जनसंख्या कुछ नहीं है, लेकिन 97% पर हावी हैं और हम लोग को सुखा डालते हैं। और हमारा लोग जो भी नेतृत्व करते हैं समाज के, माने भारत सरकार चाहे राज्य सरकार, वो परजीवी के फेरा में पड़ जाते हैं। वो अपना थोड़ा सा लोभ लालच, इसलिए बुद्धि का वाणी उनके पास नहीं है, इसलिए वो पढ़ करके समाज से वोट लेके फिर खेती उन्हीं का करते हैं। इसलिए हम लोग गुलाम का गुलाम हैं। आदमी तो हमारा है लेकिन काम नहीं है। उसी तरह से बिहार का भी हम देख रहे हैं, जो कि हमारा नीतीश जी, लालू जी, उनके लड़के जो हुए तेजस्वी जी, और ऐसे और हैं हमारे बहुत से 90% के लोग, लेकिन अभी तो नेता में इन्हीं लोग हैं। और इन लोग भी खेती परजीवी कर रहे हैं, अपना खेती नहीं कर रहे हैं। अगर इन लोग जीतिए जाएंगे बिहार में तो राहुल जी का समर्थन है बिहार में, तो उनका खेती होगा, कांग्रेस का होगा। अगर हार जाएंगे तो भाजपा का खेती होगा, लेकिन खेती तो उन्हीं का, इनका तो नहीं है। जबकि खेती हम लोग का है 90%, तो इनके पास भी कोई आधार नहीं है, समझ रहे हैं ना। इसलिए हम लोग हार जा रहे हैं। इसलिए हमारा नेता को चाहिए कि एकदम 90% का जो पहले से नारा लगा हुआ है, अपना संगठित होइए, अब अपना खेती कीजिए, किसी का गुलामी नहीं। अगर गुलामी का एहसास करना है तो आप समझ लीजिए, जो 5 राज्य में हुआ, आपसे तो कांटेक्ट नहीं किया, लोग तालमेल तो नहीं कर सके। तो जब जहाँ ताकत में है नहीं करता, जहाँ नहीं ताकत में उस करके आओ, अब प्रधानमंत्री वो बनेगा, आप माने कि हर जोतिए फसल का जिम्मा वो लेगा, जैसे आज हो रहा है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। हमारा जो देश का या राज्य का नेता है, सही बुद्ध के बानी में आवे, भीम के बानी में आए कि बुद्ध और भीम से संविधान चल रहा है, उसी से वो नेता बन रहे हैं। असली पढ़ाई पर आ जाएं और लोगों को मंगल कल्याण करें, अपना रोटी खाली नहीं सेकें, समाज के लिए भी मुख्य बिंद हो। यही मैं कहूँगा। साधु साधु। अगर महागठबंधन सरकार बनना है, महागठबंधन सरकार बनना है, तो इनसे नम्र एक निवेदन है, मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद, रावण और वामन विश्राम, तीनों लोगों को महागठबंधन में अगर शामिल करते हैं तो निश्चित है तो महागठबंधन सरकार का सरकार बनेगा, न तो नहीं तो भाजपा का सरकार बनेगा। ये भांते जी के विचारों को ध्यान से सुनिए। इसीलिए मायावती हो, चंद्रशेखर जी हो और वामन विश्राम जी हो, तीनों लोगों को वही चंद्रशेखर बीमार भी, आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन मुक्ति पार्टी, तीनों संगठन को, राजनीतिक संगठन को महागठबंधन में आप लोग शामिल कीजिए। जो भी वो मांग करते हैं उसको मांग को पूरा कीजिए, और उनको जब तक नहीं लाएंगे तो हमको नहीं लगता है महागठबंधन सरकार केंद्र में जाएगा, फिर भाजपा जीत जाएगा, फिर अफसोस के अफसोस रह जाएगा। तो ऐसा काम आप लोग नीतीश जी को भी नम्र निवेदन करते हैं, लालू जी, तेजस्वी जी, आप लोग इस अभियान को तेज कीजिए और 2024 में बहुजन एक तरफा वोटिंग इतना करे तो ईवीएम भी फेल होके, नहीं तो सभी लोग मिलकर ईवीएम का विरोध करें। धन्यवाद, साधुवाद। अब भंते जी के समीक्षा बैठक 2024 नए साल के शुभ अवसर पर आप लोगों के बीच में बताया। कैसा आप लोगों को लगा, आप लोग कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और जो चैनल पर जाएगा उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, साधुवाद, भवतु सब मंगलम। बहुत बहुत